नमस्कार दोस्तों। आज का टॉपिक है सिंगल यूज़ प्लास्टिक मुक्त भारत का विज़न। ये विषय है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक जो होता है उसको हम कैसे भारत से मुक्त कर सकते हैं। ये तो मेन इसका टॉपिक है वीडियो का। लेकिन पहले ये हम जान लें कि इस टॉपिक को बनाने का उद्देश्य क्या है। तो उत्तर प्रदेश पीसीएस में एक साल क्या 2 साल अलग अलग सालों में एक प्रश्न ये पूछा गया था कि प्लास्टिक खतरे पर चर्चा कीजिए। फिर एक साल ये प्रश्न पूछा गया था कि बायोप्लास्टिक क्या है, इसे व्यावहारिक उपयोग में लाने में किस प्रकार की चुनौतियां मौजूद हैं, चर्चा कीजिए। तो ये दो प्रकार के जो प्रश्न हैं ये इस बात की डिमांड करते हैं कि हमें प्लास्टिक के बारे में भी जागरूकता होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे सिलेबस में जैसे सतत विकास लक्ष्य या पर्यावरण धारणीयता इस प्रकार के जो टॉपिक हैं उसकी तैयारी करने के लिए हमें प्लास्टिक के बारे में या सिंगल यूज़ प्लास्टिक के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी, अच्छी जानकारी, थोड़ी सी गहरी जानकारी होना चाहिए। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य तो पहला ये है कि इन दो प्रश्नों के संदर्भ में हम सिंगल यूज़ प्लास्टिक को अच्छे तरीके से समझ सकें। इसके अलावा यदि आप जीएस पेपर 1 में देखेंगे तो उसमें इस वाले टॉपिक से कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं हो सकता है। जीएस पेपर 2 में भी इस टॉपिक से ज़्यादा संबंध कहने के नहीं हो सकता, लेकिन जीएस पेपर 3 में जब जाएंगे तो उसमें पर्यावरण जो एनवायरनमेंट इकोलॉजी ये वाला टॉपिक है या पूरा सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट से रिलेट करके हम आज वाले टॉपिक को देख सकते हैं। इसके अलावा यदि ऐसे वाला पेपर देखेंगे तो ऐसे वाले पेपर के लिए भी ये टॉपिक महत्वपूर्ण हो सकता है। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये है कि जीएस पेपर 3 और ऐसे के टॉपिक को हम समझ सकें। इसके अलावा ये ओवरऑल हमारी समझ को बढ़ाने में मदद करेगा। और प्रीलिम्स में इस टाइप के क्वेश्चन तो पूछे ही जा सकते हैं कि प्लास्टिक क्या है या बायोप्लास्टिक क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये चमकता हुआ प्राणी जो है ये मैं हूँ, यानी कि सागर तिवारी। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो स्टेटमेंट है उसको दोहरा लेते हैं। वर्ष 2022 तक सिंगल यूज़ प्लास्टिक को चरणबद्ध तरीके से चलन से बाहर किया जाएगा। तो 2022 तक चरणबद्ध तरीके से सिंगल यूज़ प्लास्टिक को बाहर करने की बात की गई है। तो प्रीलिम्स में कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो समय से रिलेटेड है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक को कब तक चरणबद्ध तरीके से बाहर करने की योजना है। 2020, 22, 24, 26 ऐसे करके ऑप्शन देगा तो 2022 तक है। इस काम में हमें सफलता तभी मिल सकती है जब सामूहिक प्रयास किए जाएंगे। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचे कि प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में उसे मदद करनी है, तब ही हम पृथ्वी को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। जून 2018 में विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने यह आह्वान किया। उन्होंने यह भी कहा कि स्वच्छता ही सेवा अभियान में कुछ परिवर्तन हमें अपनी आदतों में भी करना होगा। हम जब भी बाहर जाएं, अपने साथ थैला लेकर जाएं ताकि प्लास्टिक बैग की ज़रूरत ना पड़े। जब भी कोई सरकारी कार्यक्रम हो तो उसमें प्लास्टिक की जगह मिट्टी और धातु के बर्तनों का इस्तेमाल होना चाहिए। इससे पहले कि आप निहत्थे बैठ गए हों तो आप कॉपी पेन ले सकते हैं और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो प्लास्टिक जो है वो एक ग्रीक शब्द से बना है, और ग्रीक शब्द कौन सा है? वो है प्लास्टिकोस। प्लास्टिकोस। तो प्लास्टिक एक ग्रीक शब्द प्लास्टिकोस से बना है। इसका अर्थ ऐसा नमनीय पदार्थ जो किसी भी आकार में ढाला जा सके। यानी प्लास्टिकोस का मतलब क्या होता है? ऐसा नमनीय यानी कि नरम पदार्थ जो किसी भी आकार में ढाला जा सके। तो ये ग्रीक भाषा का शब्द है प्लास्टिकोस। पिछले 100 वर्षों में 83 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। पिछले 100 वर्षों में मतलब कि ये कि 1920 से लेकर के 2020 तक यदि हम देखें तो लगभग 83 अरब टन, 83 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। और विश्व भर में प्लास्टिक की प्रति वर्ष खपत में अमेरिका पहले नंबर पर है। यानी पूरे विश्व में यदि देखें प्लास्टिक की प्रति व्यक्ति खपत के मामले में तो अमेरिका वो सबसे पहले नंबर पर आता है।
वहाँ 109 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति प्लास्टिक की खपत है। तो अमेरिका में 109 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत एक व्यक्ति एक साल में कर लेता है। यानी प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 109 किलोग्राम प्लास्टिक की खपत होती है अमेरिका में, जो कि विश्व में सबसे ज़्यादा खपत करने वाला देश है। जबकि यूरोप में यदि देखें, जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, यूरोप ओवरऑल देखें तो यूरोप में 65 किलोग्राम 65 किलोग्राम प्लास्टिक पर ईयर पर पर्सन, ये यूरोप में है। जबकि अमेरिका में 109 किलोग्राम था। अगर चीन में देखें, चीन, तो ये 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष की दर से खपत होती है चीन में। अनियोजित प्लास्टिक कचरा में वैश्विक हिस्सेदारी इस प्रकार है, यानी अनियोजित प्लास्टिक कचरा में अगर वैश्विक हिस्सेदारी देखें तो जो चाइना है, देखिए ओवरऑल प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के हिसाब से तो अमेरिका सबसे ऊपर है, दूसरे नंबर पे यूरोपियन कंट्रीज, थर्ड पे चीन। लेकिन प्लास्टिक कचरा की वैश्विक हिस्सेदारी के हिसाब से देखें कि सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कौन करता है, तो कंट्रीब्यूशन में चीन जो है वो पहले स्थान पर आता है, यानी करीब करीब 26% कंट्रीब्यूशन है चाइना की तरफ से। उसके बाद यदि देखें तो इंडोनेशिया का कंट्रीब्यूशन आता है करीब 11% का। फिलीपींस का कंट्रीब्यूशन आता है करीब करीब मान चलिए कि 7.5% का, 7.5%। और वियतनाम जो है उसका 6% का कंट्रीब्यूशन है। और भारत, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर करीब करीब 5% का कंट्रीब्यूशन है, 4.8% है, लेकिन हम ज़्यादा निकटतम मान देखें तो 5% की वैश्विक हिस्सेदारी भारत की है। तो एक बार फिर से फैक्ट्स को रीचेक कर लें और आप नोट भी इसको करते जाएं यदि आपको इम्पोर्टेंट लगे। वैसे तो ये इम्पोर्टेंट है ही कि पिछले 100 वर्षों में 83 अरब टन से अधिक प्लास्टिक का उत्पादन हो चुका है। विश्व भर में सबसे अधिक खपत करने वाला देश जो है वो अमेरिका है। वहाँ 109 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष खपत होती है। दूसरे स्थान पे यूरोप 65 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष, और चीन में 35 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष। और वैश्विक हिस्सेदारी के मायने में देखें तो चीन पहले पे है, इंडोनेशिया दूसरे पे, फिलीपींस तीसरे पे, वियतनाम चौथे पे और भारत 5वें स्थान पर। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार देश में प्रति वर्ष 56 लाख टन 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है। भारत में हर साल लगभग 56 लाख टन प्लास्टिक कचरा निकलता है, ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की यदि माने तो। और 9,205 टन प्लास्टिक रिसाइकिल किया जाता है और 6,137 टन प्लास्टिक हर साल फेंक दिया जाता है। तो करीब करीब 6,000 टन प्लास्टिक हर साल फेंका जाता है। मेट्रो शहरों में हर रोज़ फेंकी जाने वाली पॉलीथीन इस प्रकार है, जैसे कि दिल्ली में देखें तो करीब करीब 690 टन प्लास्टिक हर साल फेंक दी जाती है। चेन्नई में 429 टन, कोलकाता में देखें तो 426 टन और मुंबई में 408 टन। लबुलुआब ये है कि काफ़ी सारा प्लास्टिक जो है फेंक दिया जाता है। जितना प्लास्टिक उत्पादन होता है, करीब करीब 56 लाख टन प्लास्टिक का उत्पादन होता है भारत में हर साल, उसमें से 9,1500 टन प्लास्टिक तो रिसाइकिल हो जाता है, लेकिन 6,000 टन प्लास्टिक फेंक दिया जाता है, जिसमें दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई इन सब की हिस्सेदारी ज़्यादा है फेंकने में, और मुंबई के। प्लास्टिक संबंधी कुछ अन्य तथ्य इस प्रकार हैं, जैसे विश्व में आज कुल जितना प्लास्टिक है उसका आधा पिछले 15 साल में ही उत्पादित हुआ है। यानी पिछले 100 साल में 83 अरब टन प्लास्टिक का उत्पादन हुआ है, लेकिन उस 83 अरब टन का 50% यानी करीब करीब हम मान लें कि 41 अरब टन जो प्लास्टिक है वो केवल व केवल पिछले 15 साल में ही उत्पादित किया गया है।
और अनुमान है कि वर्ष 2050 में प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन दोगुना हो जाएगा, यानी अभी जितना है उससे दोगुना हो जाएगा 2050 तक, ये अनुमान है। हर वर्ष औसतन 30 करोड़ टन प्लास्टिक कचरा जमा हो रहा है। यह पृथ्वी पर मनुष्यों के कुल भार के बराबर है, यानी हर साल पृथ्वी पर मनुष्य की कुल आबादी के भार के बराबर प्लास्टिक कचरा बढ़ता जा रहा है। दुनिया में हर साल लगभग 5 लाख करोड़ पॉलीथीन बैग का उत्पादन हो रहा है। 98% से ज़्यादा बैग बेकार छोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि रिसाइकिल करने में नए प्लास्टिक बैग बनाने से 85 गुना ज़्यादा ऊर्जा लगती है। प्लास्टिक के ये बैग औसतन 20 मिनट इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो 5 लाख करोड़ पॉलीथीन का उत्पादन हो रहा है, इसमें से 98% बैग तो बेकार हो जाते हैं और ये 20 मिनट, औसत रूप से 20 मिनट तक इस्तेमाल होते हैं, उसके बाद इसको फेंक दिए जाते हैं। जैसे मान लीजिए चिप्स की पैकेट हो गया, टॉफ़ी का हो गया, या कोल्ड ड्रिंक हो गया, कोल्ड ड्रिंक लिए, खरीदे, पिए, फेंके, तो इस तरह का मतलब कि यूज़ एंड थ्रो टाइप का जो काम होता है। तो औसतन 20 मिनट हम ऐसे उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं और फिर उसको फेंक देते हैं, और उसको रिसाइकिल भी नहीं कर सकते, क्योंकि रिसाइकिल करने में 85 गुना ज़्यादा ऊर्जा लगती है। पहले जितना बनाए उससे 85 गुना ज़्यादा एनर्जी लग रही है, तो उसकी लागत खर्च बहुत ज़्यादा आ जाएगा, तो पर्यावरणीय क्षति तो वैसे ही पहुँचेगी उसको रिसाइकिल करने में ही। तो इसका उपाय क्या है कि प्लास्टिक का उत्पादन कम किया जाए धीरे धीरे। वैश्विक संदर्भ में कुल प्लास्टिक उत्पादों का 75% अपशिष्ट बन जाता है और इसमें से 87% पर्यावरण में घुल मिल जाता है। एक आदमी प्रति सप्ताह औसतन 5 ग्राम प्लास्टिक निकल जाता है। ये बड़ा फैक्ट है कि एक आदमी प्रति सप्ताह, यानी कि एक सप्ताह में 7 डेज में लगभग 5 ग्राम प्लास्टिक जो है, औसत रूप में है, ये एकदम नियम नहीं है कि आप इतना ले ही लेंगे, लेकिन औसत रूप में पूरी दुनिया में अगर औसत निकल जाए तो 7 दिन में एक आदमी 5 ग्राम प्लास्टिक निकल जाता है। प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, इसको अभी हम डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से घातक है, प्लास्टिक क्या है, प्लास्टिक की खोज कब हुई, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा अध्ययन और करेंगे। ये बता दें कि ये पार्ट 1 है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए पार्ट 1 है। पार्ट 2 में आप पूरी इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जो बची हुई जानकारियाँ हैं। तो प्लास्टिक का उपयोग किस प्रकार से बढ़ता जा रहा है। प्लास्टिक के इस्तेमाल करने के लिए जो तथ्य दिए गए थे, उसमें कहा गया था कि प्लास्टिक सस्ती चीज़ है, यह वजन में हल्की होती है, मोड़ने तोड़ने में आसान है, वाटरप्रूफ है। तो ये सब तर्क दे करके प्लास्टिक के इस्तेमाल करने की बात कही गई थी। साथ ही क्योंकि यह सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है, इस कारण रसायन शास्त्रियों ने इसके भारी मात्रा में बनाने के तरीके खोज निकाले हैं। तो प्लास्टिक एक सिंथेटिक रासायनिक पदार्थ है। कांच, लोहा, स्टील, एल्यूमीनियम, तांबा, पीतल, जूट, कागज और कपड़े, इन सबसे निर्मित वस्तुओं के मुकाबले प्लास्टिक में चमक दमक होना, टिकाऊपन, रख रखाव, आसान होना, ये सब कारण इसका उपयोग जो है बढ़ता जा रहा है। क्योंकि धातु और प्लास्टिक में कुछ कंपेयर करने पर प्लास्टिक जो है ज़्यादा सूट करता है, इसलिए उसका उपयोग जो है वो बढ़ता जा रहा है। उद्योगों में प्लास्टिक का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। उद्योगों के अलावा चिकित्सा उद्योग में भी चिकित्सकीय उपकरण और अन्य सहायक सामग्रियों को बनाने में प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। तो इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर हो रहा है, तो इसकी एक लिस्ट बना सकते हैं। पहला, दैनिक जीवन में, यानी कि डेली लाइफ में, तो पहला उपयोग यहाँ पर है। दूसरा उपयोग जो है चिकित्सा उद्योग में, यानी कि मेडिसिनल इंडस्ट्री हम बोल रहे हैं 1 मिनट के लिए, इसमें हो रहा है। इसके बाद अगर देखें तो खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, यानी कि जो फूड प्रोसेसिंग यूनिट होता है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में प्लास्टिक का उपयोग होता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हम बोल रहे हैं इसे, प्लास्टिक, तो ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी प्लास्टिक ने लोहा, स्टील या एल्यूमिनियम को बहुत पीछे छोड़ दिया है।
दोपहिया वाहनों और कारों में वजन कम करने के लिए और अधिक रफ्तार वाला वाहन बनाने के लिए प्लास्टिक का प्रयोग बढ़ता जा रहा है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी कि इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी कह लें, आईटी जिसको शॉर्ट में बोल देते हैं, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्लास्टिक से कंप्यूटर एवं उसके अन्य पुर्जों और भागों का निर्माण किया जाता है। निर्माण क्षेत्र में यानी कि जैसे कह लें कंस्ट्रक्शन साइट्स जो हो गए, वहाँ पर निर्माण क्षेत्र में जैसे सीवर लाइन में पड़ने वाले जो पीवीसी पाइप्स होते हैं, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड जो पाइप होते हैं, या घर में जो पूरा इंजीनियरिंग करते हैं, पानी से रिलेटेड ड्रेनेज सिस्टम पूरा बनाते हैं, पीने के पानी की आपूर्ति में प्रयोग होने वाले जो पाइप होते हैं उसके इस्तेमाल में, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे इसका इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा जैसे डेली लाइफ में कुछ और चीज़ें, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे हम देख सकते हैं, रसोई के सामान जैसे मिक्सी, बर्तन, रेफ्रिजरेटर, शुद्ध पानी के लिए इस्तेमाल होने वाले उत्पाद जैसे जो आरओ मशीन, ये सब जो होती हैं, टीवी, कुर्सी, मेज, चटाई, पेन, ये जो लेखन सामग्रियां हैं उन सब में भी प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है। प्लास्टिक का सबसे अधिक इस्तेमाल पैकेजिंग के लिए होता है। पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो ये सब तो पैकेजिंग उद्योग अगर देखें तो करीब 200 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, यानी इसमें इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा है। इसके अंतर्गत करीब 8 करोड़ टन प्लास्टिक प्रति वर्ष तैयार होता है। इसका मामूली हिस्सा ही रिसाइकिल होता है। यूरोप में जो खाना बिकता है उसका 1/3 प्लास्टिक में पैक किया जाता है। यूरोप में क्या है, पैक्ड वाले फूड बहुत ज़्यादा बिकते हैं, या अमेरिकन कंट्रीज़ में देखें तो वहाँ पर पैक्ड फूड बिकते हैं। तो यूरोप में जो खाना बिकता है उसका 1/3 प्लास्टिक में पैक किया जाता है, 1/3। यूरोप में रहने वाला हर व्यक्ति हर साल 31 किलो प्लास्टिक का कचरा निकालता है। 31 केजी प्लास्टिक वेस्ट निकालता है यूरोप में रहने वाला हर एक व्यक्ति। अब थोड़ा सा हम समझ लें प्लास्टिक कौन सी चिड़िया का नाम होता है, प्लास्टिक क्या है। तो सिंथेटिक फाइबर की तरह प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। तो प्लास्टिक क्या है, तो प्लास्टिक एक पॉलीमर है, उसी तरीके से जैसे कि सिंथेटिक फाइबर होता है। जब रासायनिक पदार्थों के छोटे छोटे यूनिट मिलकर एक बड़ा यूनिट बनाते हैं तो वह पॉलीमर कहलाता है। पॉलीमर कब बनता है, तो रासायनिक पदार्थों के छोटे छोटे यूनिट मिलकर जब बड़ा यूनिट बनाते हैं तो पॉलीमर वो कहलाता है। इसमें कई कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिक होते हैं और जो ज़्यादातर ओलेफिन जैसे पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं, पेट्रोकेमिकल से प्राप्त होते हैं। ये पॉलीमर प्राकृतिक भी होते हैं जैसे कॉटन, सिल्क आदि, और ये कृत्रिम भी होते हैं। यानी पॉलीमर दो तरीके से हो सकते हैं, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल। तो प्राकृतिक में अगर देखें, नेचुरल में, तो कॉटन, सिल्क ये सब प्राकृतिक हैं, और कृत्रिम भी होते हैं जैसे सिंथेटिक फाइबर जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, रेयॉन, एक्रिलिक, ये सब कृत्रिम हैं। तो ऐसे भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि नेचुरल और आर्टिफिशियल पॉलीमर में डिफरेंस बताइए। 4 ऑप्शन दे देगा कथन करके, कोट दे देगा, फिर उसको मिलाना पड़ेगा। थर्मोप्लास्टिक गर्म होने पर अपना आकार आसानी से बदल लेते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म होने पर भी अपना आकार नहीं बदलते। तो ये प्रीलिम्स में इस टाइप क्वेश्चन बहुत पूछे जा सकते हैं कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है, थर्मोप्लास्टिक ये गर्म होने पर अपना आकार आसानी से बदल लेते हैं, लेकिन थर्मोसेटिंग जो होता है ये गर्म होने पर अपने आकार को आसानी से नहीं बदलते। पॉलीथीन और पीवीसी, पीवीसी मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीथीन और पीवीसी थर्मोप्लास्टिक हैं। तो ये थर्मोप्लास्टिक में क्या आता है, एक पॉलीथीन और दूसरा पीवीसी जो पाइप्स वगैरह हैं, ये थर्मोप्लास्टिक है। थर्मोप्लास्टिक मतलब कि आसानी से जल जाता है, ये मतलब उसका आकार बदला जा सकता है आसानी से। यानी कि पॉलीथीन का भी आकार आसानी से बदला जा सकता है, क्यों, क्योंकि थर्मोप्लास्टिक है। और पॉलीथीन इन सब का प्रयोग जो है वो खिलौनों,
और कंटेनरों के निर्माण में किया गया है। बेकेलाइट और मोलामाइन थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण कौन से हैं? एक बेकेलाइट और दूसरा मेलामाइन। ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। इनका प्रयोग बिजली के सामान के निर्माण में किया जाता है। इनके अलावा उन्हें बायोडिग्रेडेबल, इंजीनियरिंग और इलास्टोमेर प्लास्टिक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। कुल मिलाकर प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में क्या है? जैसे ये दो एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर कि पॉलीथीन हो गए, पॉलीविनाइल क्लोराइड हो गए। और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जाम्पल में यदि देखें तो इसमें भी दो एग्जाम्पल यहाँ पर बताए गए थे। थर्मोसेटिंग में जैसे कि बेकेलाइट हो गया, मेलामाइन हो गया, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। थर्मोप्लास्टिक की क्वालिटी क्या है कि इसको गर्म करके आसानी से इसका आकार चेंज किया जा सकता है, जबकि थर्मोसेटिंग की क्वालिटी क्या है कि इसको गर्म करके इसकी आसानी से इसके आकार को बदला नहीं जा सकता। इसका थर्मोसेटिंग का यूज कहाँ पर होता है? तो बिजली के सामान बनाने में। और थर्मोप्लास्टिक का यूज होता है पीवीसी के पाइप्स बनाने में। अब देख लें प्लास्टिक स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार से घातक है। प्लास्टिक प्रदूषण से प्रकृति यानी नेचर, वन्य जीव और यहाँ तक कि हमारे स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। पॉलीथीन थैली में पाया जाने वाला बैक्टीरिया का स्तर इतना अधिक होता है कि सेहत के लिए समस्या खड़ी हो सकती है। ये थैली देखने में साफ लगती है लेकिन साफ होती नहीं है। रंगीन प्लास्टिक से बनी थैलियों, डिब्बों या दूसरे पैकिंग्स में रखे खाद्य पदार्थ खाने से जहरीले तत्व धीरे धीरे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। इससे उल्टियां हो सकती हैं, हृदय का आकार बढ़ सकता है, स्मृति भ्रंश जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। दूध की थैलियों और पानी की बोतलों, लंच बॉक्स या डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों का सेवन मनुष्य के स्वास्थ्य पर बुरा असर डालता है। प्लास्टिक के बर्तनों, कप प्लेटों में खाने और कोल्ड ड्रिंक्स आदि पेय पदार्थ कुछ समय तक उनमें रखे रहने के कारण रासायनिक क्रियाओं से विषाक्त हो जाते हैं। इससे सांस, त्वचा आदि की बीमारियां होने की आशंका बढ़ जाती है। इसके अलावा सांस, त्वचा आदि की बीमारियां जो होती हैं उसकी चांसेस जो हैं इसमें धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। गर्भवती महिलाओं के गर्भ में पल रहे शिशु का विकास रुक सकता है और प्रजनन अंगों को नुकसान पहुंच सकता है। इसमें प्रयोग होने वाला बिस्फेनॉल रसायन, तो प्लास्टिक में जो एक रसायन प्रयोग होता है बिस्फेनॉल, तो बिस्फेनॉल रसायन शरीर में मधुमेह व लीवर एंजाइम को असामान्य कर देता है। उपयोग के दौरान और कचरे के रूप में बच जाने वाला प्लास्टिक इंसानों और जानवरों सहित प्रकृति को भी नुकसान पहुंचा रहा है। प्लास्टिक को जलाने से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड जैसी विषाक्त गैसें निकलती हैं। ये गैसें आँखों में जलन, पानी आने की समस्या उत्पन्न करती हैं। वायु में इनकी मौजूदगी सांस की समस्या, फेफड़ों की बीमारी और ब्रोंकाइटिस जैसी परेशानी पैदा करती है। गर्मी और धूप आदि के कारण से प्लास्टिक से विषैले प्रभाव उत्पन्न होते हैं जो कैंसर आदि बीमारियां पैदा करती हैं। अनेक शोधों के अनुसार प्लास्टिक से बनी पानी की बोतलें अगर कुछ समय तक सूर्य के प्रकाश में रहती हैं तो उनमें मौजूद पानी जहरीला हो जाता है। इस पानी को लगातार पीने से पेट में कैंसर जैसे रोग हो सकते हैं। पॉलीथीन में कैडमियम, जिंक, लेड, मरकरी आदि का प्रयोग किया जाता है, जिससे पॉलीथीन की थैलियों में रखी खाद्य सामग्री 15 मिनट में ही मीठा जहर बन जाती हैं। अनेक सर्वेक्षणों में 93% लोगों के मूत्र सैंपल में प्लास्टिक के कण पाए गए हैं। समुद्र में लगभग 51 ट्रिलियन सूक्ष्म प्लास्टिक कण मौजूद हैं। ये कण समुद्रीय प्रजातियों द्वारा भूलवश खा लिए जाते हैं
और चूंकि ये समुद्री प्रजातियां हमारे डिनर प्लेट का हिस्सा भी होती हैं, जिस कारण ये प्लास्टिक घूम फिरकर हमारे शरीर में पहुंच रहा है, जो कैंसर जैसे असाध्य रोगों को जन्म दे रहा है। अक्सर छोटी पॉलीथीन थैलियों में लोग गर्म चाय ले जाते हैं। यह नुकसानदायक है। इसका तुरंत पता नहीं चलता, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से ये कैंसर का कारण बन सकता है। कम लेवल पर केमिकल शरीर में जाने पर लोकल लेवल पर आंत में इरिटेशन होता है, दस्त होने लगते हैं। अगर केमिकल का स्तर शरीर में अधिक हो तो लीवर, किडनी और बोन मैरो पर बुरा असर हो सकता है। आगे चलकर इसी वजह से कैंसर भी हो सकता है। इस तरह के रसायनों से स्तन कैंसर का खतरा रहता है और पुरुषों में स्पर्म काउंट घटने की भी संभावना होती है। तो पार्ट 1 में इतना ही। पार्ट 2 में हम एक बार इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक के बारे में कुछ अन्य तथ्यों और इससे अलग अलग क्षेत्रों में क्या क्या नुकसान होते हैं, जैसे नदियों के अस्तित्व पर किस प्रकार से खतरा है, समुद्र में प्लास्टिक से क्या नुकसान है, बाढ़, वायुमंडल और प्रदूषित भूजल, मृदा प्रदूषण, पशु पक्षियों पर क्या प्रभाव पड़ता है, विभिन्न देशों में पॉलीथीन पर पाबंदी किस प्रकार से लगाई गई है, भारत में क्या उपाय किए जा रहे हैं और कुछ अन्य विकल्प क्या तलाशे जा सकते हैं, इन सब विषयों के बारे में हम सेकेंड वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो इन दिस वीडियो इट्स enough to discuss about the single use plastic. This is the part 1. You can very soon get the second part of the video. Thanks for watching till the end. Namaskar.